नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। रात के 9 बजने वाले और वक्त हो गया है नॉन स्टॉप एट 9 का। 3 दिनों के दौरे पर केरल पहुंचे कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड में ट्रैक्टर चला करके किसान आंदोलन का समर्थन किया। पटना में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव भी ट्रैक्टर पर सवार हुए। केरल के वायनाड में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने किसानों के समर्थन में ट्रैक्टर मार्च किया तो आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ट्रैक्टर चलाकर ही विधानसभा के बजट सत्र में हिस्सा लेने हाजिर हो गए। ट्रैक्टर के जरिए दोनों विपक्षी नेताओं ने किसान आंदोलन को समर्थन दिया तो वहीं केंद्र सरकार के कृषि कानूनों का विरोध भी किया। 3 दिनों के केरल दौरे पर पहुंचे कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड में किसानों के समर्थन में ट्रैक्टर रैली निकाली। राहुल गांधी खुद ही ट्रैक्टर चला रहे थे और कई कांग्रेसी नेता उनके अगल बगल में बैठे थे। सुरक्षा कर्मियों की टीम भी ट्रैक्टर के आसपास दौड़ती नजर आई। ट्रैक्टर से उतरने के बाद राहुल गांधी ने रैली को संबोधित किया और कृषि कानूनों की आड़ में केंद्र सरकार पर जमकर वार किया। The entire world can see the difficulty faced by Indian farmers, but the government in Delhi is unable to understand the pain of the farmers. We have pop stars who are commenting on the situation of the farmers, but the Indian government is not interested. राहुल गांधी ने 2 टूक कहा कि इन कानूनों से खेती का तंत्र ही तबाह हो जाएगा। They are not going to take back these 3 new laws unless they are forced. And there is a reason for it. The reason is that these 3 laws are designed to destroy the agricultural system in India and give the entire business to 2 or 3 of Mr. Narendra Modi's friends. इससे पहले राहुल गांधी ने वायनाड की पोठाडी ग्राम पंचायत में कुदुमश्री संगमम का उद्घाटन किया तो साथ ही केनीचीरा के सीएमसी कॉन्वेंट स्कूल में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया। राहुल ने स्कूल के स्टाफ से देर तक बात की। कांग्रेस की तरह विपक्षी आरजेडी ने भी पटना में किसानों के समर्थन में प्रदर्शन किया। पूर्व उप मुख्यमंत्री और विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव बजट सत्र में शामिल होने के लिए ट्रैक्टर पर सवार होकर आए। तेजस्वी ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार तानाशाही रवैया दिखा रही है। सरकार जो है ये जानबूझकर के किसानों पर हमला कर रही है। आप बताइए 100 रुपए जो है वो पेट्रोल का हो गया। तो इस प्रकार से जो देश हमारा जय जवान जय किसान के नारों से गूंजता था, आज देश के हालात क्या हो गए हैं। मौजूदा सरकार जो है साफ तौर पे किसान विरोधी सरकार। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव शुरू से ही केंद्र के 3 नए कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं। दोनों खुलेआम आंदोलनकारी किसानों के साथ खड़े हैं। वायनाड से केजे श्रीवत्सन और पटना से सौरभ कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24। इधर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 चुनावी राज्यों असम और बंगाल में कई परियोजनाओं का शिलान्यास किया तो वहीं कांग्रेस और टीएमसी पर हमला भी बोला। पीएम मोदी ने एक बार फिर से बंगाल में परिवर्तन का नारा भी दिया। आप लोगों का ये उत्साह, ये उमंग, ये ऊर्जा बहुत बड़ा संदेश दे रहा है। अब पश्चिम बंगाल परिवर्तन का मन बना चुका है। विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परिवर्तन का नारा दिया तो साथ ही बंगाल की ममता सरकार पर निशाना साधा। हुगली में जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने दुर्गा पूजा और विसर्जन का जिक्र किया तो साथ ही ये आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल सरकार तुष्टीकरण को बल दे रही है। सबका विकास के बजाय तुष्टीकरण को बल देती है। आज यही राजनीति बंगाल में लोगों को मां दुर्गा की पूजा से रोकती है, उनके विसर्जन से रोकती है। बंगाल के लोग वोट बैंक की राजनीति के लिए अपनी संस्कृति का अपमान करने वाले ऐसे लोगों को कभी माफ नहीं करेंगे। पीएम मोदी ने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी टोलाबाजों की सहमति के बिना केंद्र से भेजा गया पैसा गरीबों तक नहीं पहुंच पाता। यहाँ हर चीज में कट मनी लगती है। केंद्र सरकार
किसानों और गरीबों के हक का पैसा सीधा उनके बैंक खाते में जमा करती है, जबकि बंगाल सरकार की योजनाओं का पैसा टीएमसी के टोलाबाजों की सहमति के बिना गरीब तक पहुंच ही नहीं पाता। इससे पहले असम के धेमाजी में प्रधानमंत्री मोदी ने कई परियोजनाओं का शिलान्यास किया। पीएम मोदी ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि पहले की सरकारों ने नॉर्थ ईस्ट के साथ सौतेला व्यवहार किया, लेकिन अब दिल्ली आपके दरवाजे पर खड़ी है। जिन लोगों ने दशकों तक देश पर राज किया, उन्होंने दिसपुर को दिल्ली से बहुत दूर मान लिया था। इस सोच की वजह से असम का बहुत नुकसान हुआ, लेकिन अब दिल्ली दूर नहीं है, दिल्ली आपके दरवाजे पर खड़ा है। फिलहाल असम में बीजेपी की सरकार है और बीजेपी यहां फिर से अपनी सरकार बनाना चाहती है। बीजेपी पश्चिम बंगाल में भी सत्ता परिवर्तन के लिए पूरी ताकत झोंक चुकी है। धेमाजी से शाह आलम के साथ मनोज पांडे, कोलकाता, न्यूज 24। इधर पुडुचेरी में बहुमत साबित करने में नाकाम रहे वी नारायणसामी ने विधानसभा में वोटिंग से पहले ही हार मान ली और उपराज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया। मुख्यमंत्री पद से नारायणसामी के इस्तीफे के बाद वहां राष्ट्रपति शासन लागू होने का खतरा मंडरा रहा है। विश्वास मत पर वोटिंग से पहले ही पुडुचेरी विधानसभा से वॉकआउट कर गए वी नारायणसामी। उपराज्यपाल तमिलिसाई सौंदरराजन के पास पहुंचे और सौंप दिया मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफे का पत्र। वी नारायणसामी के वॉकआउट करते ही स्पीकर ने ऐलान किया कि नारायणसामी की सरकार ने यहां बहुमत खो दिया है। पिछले हफ्ते कई विधायकों के इस्तीफा देने के बाद कांग्रेस की सरकार संकट में आ गई थी। रविवार को भी 2 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद वी नारायणसामी के पास बस 11 विधायकों का ही साथ रह गया था, जबकि विपक्षी दलों के पास कुल 14 विधायक थे। इस्तीफे के बाद मुख्यमंत्री से पूर्व मुख्यमंत्री बने वी नारायणसामी ने कहा कि उनके साथ ही सरकार के तमाम मंत्रियों, कांग्रेस, डीएमके और निर्दलीय विधायकों ने भी इस्तीफा दे दिया है और उपराज्यपाल से इसे कबूलने की मांग कर दी है। There are 12 Congress, DMK and Independent. There are 11 ADMK and NR Congress. But the 3 people who have no voting right, the nominated people, and we went to the Lieutenant Governor and submitted resignation. विपक्षी दलों ने नारायणसामी के सरकार के अल्पमत में होने का दावा किया, जिस पर पुडुचेरी की नवनियुक्त उपराज्यपाल तमिलिसाई सौंदरराजन ने मुख्यमंत्री को विधानसभा में बहुमत साबित करने का निर्देश दिया था। हालांकि नारायणसामी बार बार दावा कर रहे थे कि उनके पास बहुमत है और मनोनीत बीजेपी विधायकों को सदन में वोटिंग का अधिकार नहीं है, लेकिन स्पीकर ने नारायणसामी की दलील नहीं मानी, जिसके बाद वो सदन से वॉकआउट कर गए। पुडुचेरी में कांग्रेस डीएमके गठबंधन की सरकार गिरने पर डीएमके चीफ एमके स्टालिन ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला है। स्टालिन ने ट्वीट किया, पर्दे के पीछे का सौदा लोकतंत्र की हत्या करने वाली केंद्र की बीजेपी सरकार ने पुडुचेरी में भी इसका प्रदर्शन किया है। लोकतंत्र के संरक्षण में बतौर मुख्यमंत्री वी नारायणसामी के साहस पर बधाई। डीएमके कांग्रेस गठबंधन इस मुद्दे को पुडुचेरी के लोगों के पास ले जाएगा। पुडुचेरी में इसी साल मई में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, लेकिन कांग्रेस डीएमके सरकार गिरने से वहां राष्ट्रपति शासन लगने का खतरा पैदा हो गया है। पुडुचेरी से केजे श्रीवत्सन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24। इधर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने आज अपने कार्यकाल का 5वां और अंतिम बजट पेश किया, जिसमें समाज के हर तबके के विकास का ख्याल रखा गया। बजट में अयोध्या और बनारस जैसे धार्मिक स्थलों के विकास के लिए भी खास प्रावधान किए गए। सीएम योगी ने बजट को मील का पत्थर बताया है, तो वहीं विपक्ष ने इसे चुनावी बजट करार दिया है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अपना 5वां और अंतिम बजट पेश किया। सुबह 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होते ही वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने सदन में साल 2021-22 के लिए भारी भरकम बजट पेश किया। केंद्रीय बजट की तरह ही यूपी का बजट भी पेपरलेस रहा। आइए आपको बताते हैं कि इस बार बजट में क्या कुछ खास रहा। बजट का आकार 5,50,270 करोड़ 78 लाख रुपए है।
बजट में 27,598 करोड़ 40 लाख रुपए की नई योजनाएं शामिल। आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रस्ताव। बालिकाओं को टैबलेट उपलब्ध कराने के लिए 1200 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था। कोविड टीकाकरण के लिए 50 करोड़ रुपए का प्रस्ताव। आयुष्मान भारत योजना में 1300 करोड़ रुपए। यूपी के 13 जिलों में नए मेडिकल कॉलेज के लिए 1950 करोड़ रुपए। 2024 तक हर घर जल योजना के लिए 15,000 करोड़ रुपए। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे योजना के लिए 1,107 करोड़ रुपए। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे योजना के लिए 1,492 करोड़ रुपए। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए 860 करोड़ रुपए। गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के भूमि अधिग्रहण के लिए 7200 करोड़ रुपए। गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण कार्य के लिए 489 करोड़ रुपए। जेवर एयरपोर्ट के लिए 200 करोड़ रुपए। कानपुर मेट्रो के लिए 597 करोड़, आगरा मेट्रो के लिए 478 करोड़। 10 शहरों में स्मार्ट सिटी योजना के लिए 2000 करोड़। अयोध्या एयरपोर्ट का नाम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा होगा, इसके लिए 101 करोड़ रुपए। सूर्यकुंड और अयोध्या नगरी विकास के लिए 140 करोड़ रुपए। इधर बिहार में कोरोना टेस्टिंग में फर्जीवाड़े के बाद अब मध्य प्रदेश में कोरोना टीकाकरण में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। यहां पर टीका लेने वाले 1,37,000 फ्रंटलाइन वर्कर्स के एक ही मोबाइल नंबर पाए गए हैं। कोरोना वैक्सीन के टारगेट में एमपी के अजब अफसर गजब खेल कर रहे हैं। दरअसल ये सवाल इसलिए क्योंकि बिहार में कोरोना टेस्टिंग में जिस तरह से फर्जीवाड़ा हुआ, उसके बाद मध्य प्रदेश में भी कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। एक तो नहीं बल्कि करीब 1.5 लाख हेल्थ वर्कर्स और फ्रंटलाइन वॉरियर के मोबाइल नंबर एक जैसे पाए गए हैं। बिहार में कोरोना टेस्टिंग के रिकॉर्ड में बड़ा फर्जीवाड़ा भी ठंडा भी नहीं हुआ था कि मध्य प्रदेश में कोरोना वैक्सीन के टीकाकरण के टारगेट में अफसरों ने गजब कारनामा कर दिखाया है। स्वास्थ्य विभाग को कोरोना वैक्सीनेशन कराने वाले हेल्थ केयर वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स का जो रिकॉर्ड मिला, उसमें कई लोगों के एक ही मोबाइल नंबर लिखे मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग ने मध्य प्रदेश के सभी जिलों में से 1,37,454 लोगों की सूची तैयार की है, जिसमें रिपीट मोबाइल नंबर है। न्यूज 24 ने आगर मालवा जिले में ऐसे ही 2 शख्स को ढूंढ निकाला है। इनमें से एक है आगर मालवा नगर पालिका के सैनिटेशन प्रभारी बसंत और दूसरे हैं नगर परिषद का स्वच्छता प्रभारी राजेश परमार, जिनका मोबाइल नंबर कई लोगों के नाम के आगे लिख दिया गया है। मोबाइल नंबर है 9039720989। यहाँ से जो जानकारी गई थी उसमें मेरे नंबर कई जगह पे है। उसका भी एक कारण है कि हमारे यहाँ अधिकांश कर्मचारी, सफाई कर्मचारी वो महिला वर्ग से है, और चूंकि महिला वर्ग होने के नाते वो अपने पास मोबाइल नहीं रखते हैं। सफाई कर्मचारियों के टीके लगाए जाने हेतु जो सूची दी गई थी, इनमें से अधिकतर मोबाइल नंबर मेरा है। उसका कारण यह है कि अधिकतर सफाई कर्मचारी महिला हैं, वह निरक्षर है। मोबाइल नंबर रिपीट होने पर कांग्रेस ने सरकार को आड़े हाथों लिया है, जबकि सरकार इसे भूल बताकर जांच की बात कर रही है। ये फर्जीवाड़ा है बहुत बड़ा। दवाएं कोरोना की मिल नहीं रही है, वैक्सीन लोगों को लग नहीं रहा है। आखिर ये वैक्सीन आ रहा है जा कर रहा है, खाया जा रहा है कि वैक्सीन पर्याप्त है। भाई हेल्थ वर्कर के बाद बाकी सबको भी वैक्सीन लग जाना चाहिए। घोटाला हो रहा है और ये जितनी भी रिपोर्ट आ रही है सब फर्जी है। कोरोना लगातार बढ़ रहा है, लेकिन न तो वैक्सीन लग रहा है न मरीजों को दवा मिल रही है और लोगों की जान जा रही है। एक गलती हमारे पकड़ में आई है कि एक ही मोबाइल नंबर अनेक जो हमारे हितग्राही हैं उनके खाते में लिखा हुआ था। तो उस गलती को पकड़कर जिस प्रकार से केंद्र सरकार के हमारे निर्देश हैं कि तत्काल प्रभाव से हमने करेक्टिव मेजर्स को लेते हुए हार्ड कॉपी के माध्यम से वैक्सीनेशन उन हितग्राहियों को देना शुरू किया। मध्य प्रदेश में अब तक 5,72,000 लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगाई जा चुकी है, लेकिन सवाल है कि क्या टारगेट पूरा करने के लिए फर्जीवाड़े का सहारा लिया जा रहा है। विपिन श्रीवास्तव, भोपाल, न्यूज 24।